तो पास मान लीजिए कोई टेक्स्ट फाइल है जो मैंने अभी कहीं से कॉपी करी है। अब मैं इसके अंदर से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो फैच करना चाहता हूँ। तो ये है, यहाँ पर है, तो ये मोबाइल नंबर है, इनको मैं फैच करना चाहता हूँ। तो मुझे कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। और मान के चलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स कि ये जो आपका मोबाइल नंबर है ये कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ से इसको कट करके बीच में यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट मार दिया। अब कहाँ पहुंच गया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये मैंने एक एक्सेल फाइल से डेटा कॉपी करा है, बट थिंग इज कि ये डेटा कहीं भी हो सकता है। यहाँ से मैंने कुछ कॉपी करा, कट करा और बीच में कहीं पर पेस्ट मार दिया। तो इसमें कहीं पर कुछ भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, दैट मीन्स सीक्वेंशियल डेटा। तो डेटा दो तरह के फॉर्म में हम मानते हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक है सीक्वेंशियल डेटा। सीक्वेंशियल या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ इस फाइल से मोबाइल नंबर आपको कॉपी करने हैं। अब इस काम को मैनुअली करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। कॉपी करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, ढूंढो कहाँ पर है, पेस्ट करो, है ना। तो अब जो हम टॉपिक अपना आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा रेजेक्स, दैट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये कह रहा है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप एक पैटर्न पे अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो इसके थ्रू किया जा सकता है। किसी भी फाइल में मोबाइल नंबर को कैसे सर्च करोगे? अगर मैं आपसे कहूँ पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है तो आप सर्च कर सकते हो। मैं आपसे कहूँ मुझे ये भी नहीं पता मोबाइल नंबर क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ जितने मोबाइल नंबर सारे मुझे दे दो। तो आपको क्या पता है? मोबाइल नंबर का बस पैटर्न पता होगा। 10 नंबर का होगा, पहली डिजिट 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकती है, आगे की 9 डिजिट कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस फाइल में लोगों की ईमेल आईडी रखी हुई है, मुझे ईमेल आईडी फैच करनी है, ईमेल आईडी का पैटर्न क्या होगा? ईमेल आईडी में अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, ऐट सिंबल जरूर होगा, ऐट सिंबल के पहले ये सब होना चाहिए, ऐट सिंबल के बाद ये होना चाहिए। तो मुझे जो चीज सर्च करनी है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे एक पैटर्न पता है कि क्या मुझे चाहिए। तो अगर आप एक पैटर्न पर किसी स्ट्रिंग में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक का यूज हम यूज करते हैं। फाइल पर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं चलता। लेकिन अब कल हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी फाइल को जब हम रीड करते हैं तो वो स्ट्रिंग ही बन जाती है। तो इसका मतलब हम इस टॉपिक को इनडायरेक्टली फाइल के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई लिस्ट, टपल, सेट है, इंटीजर, फ्लोट है तो उस पर नहीं चलेगा, स्ट्रिंग पे ही ये टॉपिक हमारा काम करता है। रेजेक्स क्या है? इट इज अ टेक्निक दैट मैचेस पैटर्न। तो एक टेक्निक है जो मैच करती है पैटर्न के लिए इन ए स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ये हमारा पैटर्न को मैच करने वाला काम करती है। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स समझे जाएं तो अभी आपने जो बताया, लाइक फाइंडिंग मोबाइल नंबर्स, ईमेल फ्रॉम ए फाइल, ये आप आसानी से कर सकते हो। या वैलिडेशन में आप इसका यूज कर सकते हो। वैलिडेशन का यूज आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट पर जब अपना डेटा देते हो, लाइक अपना अकाउंट क्रिएट करा तो आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि वो एरर दे देता है कि मोबाइल नंबर 8 डिजिट का है, पूरा सही लो, है ना। या यूजर नेम में एक अपर केस जरूर होना चाहिए या एक सिंबल जरूर होना चाहिए, दोबारा बनाओ अपना यूजर नेम। तो
जो भी वेबसाइट या जो भी मोबाइल एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे अपना अकाउंट बनाने के लिए, तो उसे कैसे पता चला कि मेरे डेटा में ये नहीं है या वो नहीं है? एग्जैक्ट उसे भी नहीं पता, लेकिन उसको पैटर्न पता है कि यूजर नेम में लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, और ये स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, तो वो इनवैलिड यूजर नेम अपने आप मैसेज दे देगा। यानी कि वो आपके यूजर नेम को चेक नहीं कर रहा है, आपके यूजर नेम के पैटर्न को चेक कर रहा है कि उसमें ये चीज है कि नहीं जो एक पैटर्न पर बताई गई। तो वो सारी एप्लीकेशंस क्या यूज कर रहे हैं इंटरनली? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, और ये मान लीजिए कोई डेटा है मेरे पास। अब इस डेटा में मुझे टेम्परेचर गिवन है 32 फ़ारेनहाइट। अब मुझे फ़ारेनहाइट में से एफ हटाना है, सिर्फ 32 रखना है। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए? अगर किसी कॉलम में टेम्परेचर गिवन है, लाइक ये टेम्परेचर है, और यहाँ पर लिख दिया किसी ने 32 फ़ारेनहाइट, किसी लिख दिया 34 स्मॉल एफ। अब किसी ने लिख दिया मान लीजिए हमारा 10 सेंटीग्रेड। अब मुझे इस कॉलम में क्या करना है? सिर्फ टेम्परेचर रखना है, उसका सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट ये सब हटाना है। तो कैसे करोगे इस काम के लिए? रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन से ही इस काम को किया जा सकता है। अगर मेरे पास कोई कॉलम है यूजर नेम, इसमें बहुत सारे यूजर नेम गिवन है। अब मैं चाहता हूँ वो यूजर नेम सारे के सारे वेरीफाई करो कि वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं। सब जितने यूजर नेम है सब लोअर केस, अपर केस, स्पेशल करेक्टर रखते हैं कि नहीं। अगर कोई भी यूजर नेम इन तीनों में से कुछ ही मिस करता है, तो मुझे बता दो कि ये वाला सही नहीं है। कैसे चेक करोगे? रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल में क्या आता है? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है। और तो और, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो इंटरप्रेटर है, तो हमारा जो इंटरप्रेटर, अगर मैंने लिखा अपने प्रोग्राम में एज = 10, तो ये चेक करेगा कि ये सही है गलत है? नहीं। इंटरप्रेटर किसी भी वेरिएबल का नाम आप क्या लिख रहे हैं ये चेक नहीं करता है, बल्कि ये चेक करता है कि जो नाम आप दे रहे हैं बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं। वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर अलाउड है, कोई और सिंबल अलाउड नहीं है। इंटरप्रेटर के पास जब कोई भी कोड जाता होगा, तो वो उस कोड को रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके हमारा इंटरप्रेट करता होगा, क्योंकि एक एक चीज के लिए इफ एल्स नहीं लगाएगा। वेरिएबल का नेम देने का एक पैटर्न तो होता ही है, रूल्स है हमारे पास, एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न पे ही इंटरप्रेटर चेक करता है ये नाम सही है कि गलत है। तो जितने भी लैंग्वेज के कंपाइलर बनते हैं और इंटरप्रेटर बनते हैं, वो इंटरनली किसका यूज करते हैं? इसी टेक्निक का यूज करते हैं, रेजेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक। अब यहाँ तक हम आ गए। अब पाइथन में आगे बढ़ेंगे। इन पाइथन वी हैव RE स्टैंडर्ड मॉड्यूल इम्प्लीमेंट अब क्या मतलब है इस लाइन का? इन पाइथन वी हैव RE स्टैंडर्ड मॉड्यूल
क्या मतलब है इस लाइन का? आर ई स्टैंडर्ड मॉड्यूल का, आर ई एक मॉड्यूल हो गया। उसके बाद अब मैंने आगे लिख दिया स्टैंडर्ड मॉड्यूल, इसका मतलब पाइथन सेटअप के साथ आता है। आपको इस स्टैंडर्ड मॉड्यूल को पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि वो चीज पाइथन के साथ आती है, अलग से पिप इंस्टॉल आप उसे नहीं करते। ठीक है, चलो अब इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं इसको। यहाँ लिखा हमने इंपोर्ट आर ई। उसके बाद कोई भी एक टेक्स्ट बना लो, स्ट्रिंग बना लो, जिसमें आप कुछ सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर पाइथन was first released in 1991 by Udo Van Rossum। उसके बाद कोई और अपना सेंटेंस लिख सकते हैं आगे। आई स्टडी पाइथन इन फनी मैनर। उसके बाद सर बाय कर दो बस। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक है, अब मुझे इस टेक्स्ट में कुछ सर्च करने के लिए कहा गया। क्या सर्च करना है? मुझे इसके अंदर सर्च करना है वो सारे पैटर्न्स जो आई से स्टार्ट होते हो, आई लेटर से स्टार्ट होते हो, और आई लेटर के बाद कोई भी करेक्टर आता हो। आई लेटर के बाद कोई भी करेक्टर आता हो। तो मैंने यहाँ पर वाई के बाद मान लो लिख दिया I10। I10 क्यों लिख दिया, इसकी वजह आपको भी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगी। सर्च करना है वो पैटर्न्स जो आई से स्टार्ट होते हैं और आई के साथ कोई भी एक करेक्टर और आता हो। तो अगर मैनुअली ढूंढे तो एक तो हो गया आई के साथ आर, आई के साथ इन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं है, अभी हम बस सीख रहे हैं कि अगर ऐसा करना पड़ जाए तो क्या लिखने से ऐसा हो जाता है। फिर कोई मीनिंगफुल काम करेंगे और वो फाइल पढ़कर उसमें से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी निकालेंगे। आई के साथ स्पेस, आई के साथ एन, आई के साथ वन। अभी मैंने जो अपनी स्ट्रिंग लिखी है उस स्ट्रिंग में आई के साथ जितने भी और कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। अब इस काम को हमें मैनुअली नहीं करना है, कोड से करना है। तो आर ई मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड ऑल। तो नाम से समझ में आ रहा है फाइंड ऑल, सारे ढूंढो। क्या चीज ढूंढो, किस में ढूंढो, तो आपको बतानी है। ठीक है, क्या चीज ढूंढना है और किस में ढूंढना है या कहाँ ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है, दो बातें आपको यहाँ बतानी है। कहाँ ढूंढना है का आंसर क्लियर है। कहाँ ढूंढना है, टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग में ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर, ये तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक स्ट्रिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। वो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पैटर्न पे मैच करके चीजें देगा। कैसे लिखोगे, तो हमने लिखा है यहाँ पर आई, और आई के साथ यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉट। पहले थोड़ा सा आसान कर लेते। अगर मैं इस हेडिंग को देखूं तो रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन शब्द को हम पहले भी जानते हैं, लाइक
मैंने लिख दिया यहाँ पर 3+2 × 4, तो ये तो एक्सप्रेशन ही है, ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। और अभी आप जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। दोनों में एक्सप्रेशन सब तो कॉमन है। एक्सप्रेशन को अगर हम लिटरली डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स एंड डिजिट्स। अगर मैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है किसका? डिजिट्स का और कुछ सिंबल्स का। सिंबल में प्लस माइनस पैरेंथेसिस ये सब आ सकते हैं हमारे। ऐसे ही रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, और वो सिंबल नए नहीं है भाई, पुराने हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क, डिवाइड, कैप, ये सब सिंबल जान पहचान के। बट हर सिंबल का रेजेक्स में एक मीनिंग होगा, हमें वही सीखना है कि किस सिंबल से क्या चीज मैच हो जाती है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारा ज्यादा समय रेगुलर एक्सप्रेशन में जो सिंबल्स होते हैं उनके मीनिंग को समझने में होगा। हर सिंबल का एक मीनिंग होता है। अभी मैं पहला सिंबल यूज कर रहा हूं जिसका नाम है डॉट। अब डॉट सिंबल का मीनिंग क्या होता है? डॉट सिंबल का मीनिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में होता है एनी करेक्ट, इट विल मैच एनी करेक्ट, एनी। यहां पर आप जो भी लिखते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमेशा स्ट्रिंग में लिखा जाता है, इंटीजर में, फ्लोट में नहीं, स्ट्रिंग में लिखा जाता है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन का कहना है कि फर्स्ट करेक्टर आई होगा, जो भी मैच हो रहा है उसमें फर्स्ट प्लेस पर आई होगा, और सेकंड प्लेस पर कोई भी करेक्टर हमारा हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर ये मैच होगा, ये होगा, बाकी जो जो मैंने हाईलाइट करे थे सारे, जितने भी मैच हो रहे हैं उन सबको एक लिस्ट में रखकर मुझे दे दिया जाएगा। तो मुझे लिस्ट ऑफ मैचेस मिल जाएंगे। और इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। IRINIDI_I_N पहला पॉइंट, सर दो ही करेक्टर के क्यों मैचेस मिले? क्योंकि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन दो ही करेक्टर की बात कह रहा है। एक आई होना चाहिए और उसके साथ कोई भी करेक्टर। अब अगर मुझसे कहा जाए, इस बार मैं कह रहा हूं कि मुझे आई के साथ दूसरा करेक्टर जो मैच करना है वो लेटर ही होना चाहिए, लेटर के अलावा नहीं हो कोई। जैसे आई के साथ आर एक लेटर है, एन एक लेटर है, टी एक लेटर है, स्पेस लेटर नहीं है, वन ये हमारा लेटर नहीं। तो मुझे इस बार ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो वो सारे मैचेस को ला कर दे जो आई के साथ आते हैं, लेकिन आई के साथ सेकंड जो हमारा करेक्टर है वो कोई लेटर ही है, एनी करेक्टर नहीं होना चाहिए। तो एक सिंबल आता है स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। सर ये लिस्ट होता है, लिस्ट होता है जब रेजेक्स के बाहर की दुनिया में यूज हो रहा है। अभी आपको कैसे पता कि हम पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट का जब यूज करेंगे तो वो रेजेक्स में यूज हो रहा है या रेजेक्स के बिना यूज हो रहा है? आप इस सिंबल को किस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं? फाइंड ऑल। फाइंड ऑल फंक्शन किस मॉड्यूल का पार्ट है? RE। तो फाइंड ऑल कह रहा है कि मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट रेजेक्स होगा, और जो आप मुझे दे रहे हैं वो रेजेक्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया जाएगा। तो पूरी पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट नहीं है, इंडेक्स ऑपरेटर नहीं है, तो हर जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग हम ऑलरेडी 3 बार पढ़ चुके हैं। पहला मीनिंग स्क्वायर ब्रैकेट का पढ़ा था इंडेक्सिंग के लिए, फिर पढ़ा था स्लाइसिंग के लिए, फिर लिस्ट के लिए पढ़ा था, चौथी बार आज पढ़।
पता नहीं आगे और भी इसके मीनिंग मिलेंगे। ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर जब रेजेक्स में यूज होता है तो ये रेंज ऑफ करेक्टर्स, रेंज या सेट ऑफ करेक्टर्स को बताने के लिए यूज, रेंज ऑफ करेक्टर्स या सेट ऑफ करेक्टर। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आई के साथ सिर्फ हमारा लेटर मैच हो, तो लिख दो ए। तो आई के साथ सिर्फ ए ही मैच होगा, कोई है ही नहीं ऐसा तो आई के साथ ए हो। बी भी मैच करा दो तो बी लिख दो। तो इसका मतलब ये नहीं है आई के साथ ए भी मैच आएगा, आई के साथ ए और बी, यानी कि हर ऑप्शन और कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पर कोई नहीं हुआ, बात नहीं। सी डी ई एफ जी एच आई कुछ मिला? एक मिल गया आई के साथ, ई मिल गया। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, हो गए सारे मैच। तो आप बताओ इस काम को कैसे करेंगे शॉर्ट में। तो हमने कहा कि अगर आपको इतने सारे ऑप्शन लिखने हैं और ये लगातार एक रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से लेके जेड, तो आप इतना ना लिखकर ए डैश भी लगा सकते हैं। इसे बोलते हैं सेट ऑफ करेक्टर्स, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ करेक्टर्स। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को सेट ऑफ करेक्टर्स या रेंज ऑफ करेक्टर्स दोनों में से किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का आउटपुट एक ही आएगा। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ के से लेके जेड तक, ऐसे कर सकता हूँ के से लेके पी तक। अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो डॉट विल मैच एनी करेक्टर। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट विल मैच सेट या रेंज ऑफ करेक्टर। तो ये सेट वाली बात हो गई और ये रेंज। सर कॉमा नहीं लगाना, हमने करना ही, कॉमा लगा दिया तो आई के साथ 27 ऑप्शन हो गए, 26 तो ये हो गए और एक कॉमा भी हो गया। कॉमा नहीं लगा, डायरेक्ट। अब आप बताओ मुझे, मैं चाहता हूं आई के साथ बॉबल्स मैच होने चाहिए। आई के साथ वो सारे मैचेस ला कर दो जो बॉबल्स हैं। क्या लिखूं यहाँ पर? पहले क्या लिखूं आई के बाद? आई के बाद सीधा ये लिख दूं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं क्या? फिर इसके अंदर ए ई आई ओ यू, तो पहले यू कर दें बाद में ए कर दें, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने ऑप्शंस बता रहे हैं कि ये करेक्टर्स हैं जो आई के साथ मैच कराने हैं, कोई भी कहीं आए फर्क क्या पड़ता? कोई नहीं है ऐसा, नहीं होगा। देखो आई के साथ कोई भी बॉबल मैच नहीं हो रहा। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसका उल्टा करना है, आई के साथ मुझे वो सारे मैचेस करने हैं, आई के साथ हमें वो सारे मैचेस करने हैं जो बॉबल ना हो, जो बॉबल ना हो। तो यहाँ पर आप कितने लिखोगे? बहुत लिखने पड़ जाएंगे आपको तो उसका एक सॉल्यूशन क्या आया? स्क्वायर ब्रैकेट में आपने जो अपने करेक्टर्स लिखे हैं उनके अलावा मैच करना है, उनको नहीं करना है मैच। तो उन करेक्टर की शुरुआत में कैप सिंबल लगा दो। ये जो कैप सिंबल है ये हमारा एक्सेप्ट दीज करेक्टर्स मैच करने वाला काम करता है। अब आई के साथ ये कोई कॉम्बिनेशन मैच नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे।
जो भी होंगे वो सारे आ गए। अब चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिजिट हो, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। जो जो यहाँ पे करेक्टर्स लिखे हैं उनके अलावा मैच होंगे, वो मैच हमारे नहीं होंगे। उसके बाद मैं वापस लिख रहा हूँ, स्क्रॉल ज्यादा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डिजिट मैच, एक एक डिजिट मैच हो, एक एक डिजिट मैच हो। तो डिजिट कैसे मैच कराएंगे? डिजिट कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से लेके 9 तक। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9। तो अब एक स्क्वायर ब्रैकेट एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कितने करेक्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? एक। एक एक करेक्टर की डिजिट कहाँ कहाँ पर है? 1 9 9 1 1। इतनी डिजिट है मेरे। अच्छा मैं आपसे कहूँ नहीं, मैं दो दो डिजिट मैच करना चाहता हूँ, जहां पर दो डिजिट लगातार है वो मैच होनी चाहिए, सिंगल डिजिट मैच नहीं होनी चाहिए। जहां दो डिजिट का पेयर है वो मैच होना चाहिए। क्या लिखें यहाँ पर? एक और लगा दिया। तो एक करेक्टर ये हो गया, दूसरा करेक्टर ये हो गया। अब दोनों सेम है, उससे क्या फर्क पड़ता? डबल डबल डिजिट। अब सोचो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इस टेक्स्ट में ईयर को मैच करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर ईयर को मैच करना चाहते हैं तो यानी कि जहां पर लगातार 4 डिजिट हो, पॉसिबिलिटी है कि वो ईयर हो सकता है। मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख दूंगा 4। अब जब आप 4 डिजिट को लगातार मैच कर रहे हैं, अभी आप मोबाइल नंबर को मैच करने की बात करेंगे, तो लगातार कितनी डिजिट हो गई? 10 हो गई। अब लिखते समय थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बार बार वही लिखना है। तो इसके लिए भी एक सिंबल है कि अगर आप किसी करेक्टर को सेम रिपीट करना चाहते हैं, तो आप एक ही बार उसका पैटर्न लिखें और करली ब्रेसिस में आप बता दें नंबर ऑफ रिपीटेशन। दैट मीन्स मुझे इसी पैटर्न को 4 बार हमें रिपीट करके मैच कर, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम है। तो अगर मुझे लगातार 10 डिजिट को मैच करना होगा तो 10 बार 0 to 10 0 to 9 लिखना नहीं है, बस एक बार लिखना और उसके आगे मुझे 10 लिख देना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस बार वो सारे मैचेस ला कर दो जो 5 करेक्टर के हैं, और पांचों के पांचों करेक्टर अल्फाबेट होने चाहिए, क्या होगा उसका पैटर्न? मुझे वो सारे मैचेस चाहिए जो 5 करेक्टर के होंगे, और वो पांचों करेक्टर अल्फाबेट होने चाहिए, लगातार पांचों अल्फाबेट होने चाहिए। एक मिनट रुको। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दें?
कैपिटल ए डैश लगा के जेड, ऐसे करके। अब यहाँ चार लिखें, क्या लिखें यहाँ पर? अगर चार का चार लिखो, पांच है तो पांच के लिखो, जो मांग रहे हो। अब ध्यान से देखो, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन केस सेंसिटिव होगा। क्या आपकी स्ट्रिंग में कहीं लगातार अल्फाबेट 5 बार आए हैं? ने कहा तो एक, दो, तीन, चार, पांच यही आया है। लेकिन सर इसमें पहला वाला कैपिटल है, बाकी सब कैसे हैं? तो कहीं कैपिटल 5 बार, हमने कहा ये तीन है। सर इसका आउटपुट क्या आएगा? एम्प्टी लिस्ट, कुछ ही मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसकी जगह लिख देते स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, है ना, तो हमारा लगातार 5 करेक्ट। ये पी कहाँ चला गया? अरे पी क्यों मैच होगा? आपने स्मॉल में लिखा है ना, तो स्मॉल वाला तो ये मैच ही नहीं हुआ, ये वाला मैच हुआ। उसके बाद फिर ये होगा, ये होगा। हमने कहा नहीं, एक दो तीन चार, ये हो गया पांच। फिर एक दो तीन चार पांच, ये भी हो गया यहाँ से यहाँ तक। देख लो जो भी है, पांच पांच के मैच आ गए। ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है करली ब्रेसेस में हम मिनिमम और मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया 5, 7। तो ये हमारा क्या कर रहा है? करली ब्रेसेस हमारा क्या करता है? रिपीट करता है। ये जो करली ब्रेसेस है, ये मिन और मैक्स रिपीट करता है। इस वाले पैटर्न को रिपीट करना है 7 बार। तो 7 बार अगर हम रिपीट करें तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, 5 बार ही है। उसके बाद तो स्पेस आ गया, तो ये तो मैच ही नहीं होगा। हमने कहा रोको, फिर मिनिमम की तरफ चलो। 7 के बाद क्या आएगा? 6। 6 के बाद आएगा 5। सर मैच हो गया, तो मैच माना जाएगा। ये 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, छोड़ दो। एक दो तीन चार पाँच हो गया। अब इसमें बताओ क्या मैच होगा? एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये पूरे मैच हो जाएगा। तो पहले मैक्सिमम वाला मैच करेंगे, मैक्सिमम वाला नहीं होगा तब मिनिमम की तरफ जाएंगे। नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। तो देखो, 7 वाला भी मैच हो रहा है, 5 वाला भी होगा, 6 वाला भी होगा, सारे मैच होगा इस। फिर ये वाला हो गया ना, ये दोनों जो है ये इसलिए तो पढ़ाए थे भाई। इसमें आप एग्जैक्ट 3 वाला चाहते हो तो यहाँ पर 3 लिख दो, एग्जैक्ट 3 वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पैटर्न A to Z, A to Z, 3 to 7, अब बताओ इसका मीनिंग क्या हो? और इस वाले स्ट्रिंग को मैं फिर से कॉपी करके लिख रहा हूँ। अब बताओ इसका आउटपुट क्या क्या है?
कौन से वाले में? ये वाला? ये ये इसका वाला? इसका बताओ, इसका मीनिंग क्या है? इसमें जो मैच होगा उसमें बताओ, मैक्सिमम करेक्टर कितने मैच होंगे, मिनिमम कितने मैच होंगे, और पहला क्या हो सकता है और उसके बाद के क्या हो सकते हैं। इसका मतलब है वो सारे मैचेस जो कैपिटल से स्टार्ट होंगे वो इसमें मैच होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, उसके बाद फिर आपने कहा है कि कैपिटल से तो शुरू होगा, उसके बाद 7 लोअर केस के लेटर आने चाहिए। 7 नहीं आ रहे हैं तो 6 आ जाएं, 5 आ जाएं, 4 आ जाएं, 3 आ जाएं। तो अब अगर मैं यहाँ से इस पैटर्न को उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो पी से पहला वाला मैच हो गया। आगे कितने लेटर मैच हो रहे हैं? हमने कहा हम तो पहले कितने मैच कराएंगे, 7। 1 2 3 4 5। सर आगे स्पेस आ गया, कोई बात नहीं, 5 तो आ रहे हैं, 5 हो सकते हैं, हमने कहा हो सकते हैं, इसका मतलब पाइथन मैच हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यूडो पर आ गए, तो जी यहाँ पे मैच हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 हो जाएगा मैच, सर 3 से 7 की रेंज में आ रहा है, ये मैच होगा? ये नहीं होगा क्योंकि कैपिटल भी यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद कम से कम 3 लोअर केस के जरूर आने चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद ए नहीं होगा, एन, रॉसम हो जाएगा, रॉसम हो जाएगा। चलो, अब यहीं पर आप मुझे बताओ पैटर्न लिखकर कि मुझे क्या करना है। 3 लेटर का मैच ढूंढना है जिसमें पहला और तीसरा कोई भी लेटर हो सकता है, मिडिल लेटर एक बॉबल होना चाहिए। इस वाले में कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले पैटर्न क्रिएट करो, फिर उस पैटर्न पे नया सीखने को मिलेगा। 3 करेक्टर मैच करने का पैटर्न लिखना है। पहला कोई भी लेटर हो स्मॉल में, अभी बात स्मॉल की चल रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड करेक्टर एक बॉबल होना चाहिए स्मॉल में, और थर्ड करेक्टर कोई भी लेटर हो सकता है स्मॉल में। बताओ उसका पैटर्न क्या बनेगा? A to Z, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में AEIOU, फिर उसका फिर 3, कर्ली ब्रेसेस 3 लगाना है नहीं लगाना है आगे? 3 करेक्टर ही मुझे चाहिए, तीनों हो गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब मुझे इस पैटर्न को स्कैन करना है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो, पहले इन तीनों को उठा के मैंने इन तीनों के ऊपर रख दिया, क्या मैच हो गया? नहीं हुआ। जब मैच नहीं होता है तो हम स्कैनिंग में एक पोजीशन आगे बढ़ते हैं। अब PYT की जगह पर YTH पे जाएंगे, क्या ये मैच हो गया? नहीं। एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे, THO, नहीं हुआ। HON, ये हो गया, बीच में बबल आ गया, उधर A to Z में H है, इधर A to Z में N आ गया। अब स्पेस को तो बात ही नहीं करनी है। WASFIR, ये हो गया। अब जब FIR आ गया, उसके बाद IRS ढूंढोगे, नहीं होगा। फिर RST, इधर आ जाओ,
REL, ये हो गया। फिर अब चलो मैं सही कर देता हूँ, हम गलती कर रहे हैं। जब ये आपने मैच करा लिया था, तो स्कैनिंग अब जब होगी तो इसके आगे से होगी। आगे का मतलब है ऑलरेडी एक जो पोर्शन मैच हो गया है, अब वो किसी दूसरे मैच का पार्ट नहीं बनेगा। दैट मीन्स आप FIR के बाद IRS जो ढूंढ रहे थे वो गलत ढूंढ रहे थे। आप FIR के बाद एस से ढूंढना शुरू करो, ST स्पेस REL, मैच हो गया। तो अगला ढूंढेंगे EAE से, ठीक है, ऐसे करके चलेगा। इसमें HONWASFIRRELEAE। अब देखो यहां से समझ में आएगा, ये आ गया UID। अगर हम, नहीं यहाँ से भी नहीं आएगा, UID ये मैच हो गया। उसके बाद O स्पेस भी ये नहीं होगा, इनमें कुछ नहीं है। OSS ये नहीं होगा। SUM ये आ गया होगा। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ भी इसको A बना दिया, गलती कर दी स्पेलिंग गलती। मैं देख रहा हूँ कि REA के बाद EAE आएगा कि नहीं आएगा, बस ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर L की जगह A बना दी। ठीक, REA, ये आया REA। उसके बाद EAE, ये वाला है, ये आ गया EAE। सर हमें तो लग रहा है ये वाला आ गया, तो एक काम करो, यहाँ पर A की जगह U बना दो। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। REU, अब EUE नहीं आया, अगला वाला ही आया। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी हमारा करेक्टर किसी एक पैटर्न में आ चुका है, तो अब वही किसी दूसरे पैटर्न में नहीं आएगा, उसके आगे के करेक्टर से अब आपको स्कैन करना। ठीक है, अब हम चाहते थे सर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को केस इग्नोर करके चलाया जाए, सो डैट ये भी आए, ये भी आए, ये भी आना चाहिए। केस इग्नोर कर दो, चाहे लोअर केस में हो चाहे अपर केस में हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको केस इग्नोर करना है, तो फाइंड ऑल फंक्शन के अंदर कॉमा लगा के थर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल का एक वेरिएबल होता है कैपिटल आई। आई स्टैंड्स फॉर इग्नोर, इग्नोर केस। अब आपके ये भी मैच होने लगे। तो अगर आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कराना चाहते हैं इग्नोर करा के केस को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड आर्गुमेंट में RE.I कर सकते हैं। अब कस्टमाइज रिक्वायरमेंट आई, मुझसे कहा गया फर्स्ट लेटर इन आइदर केस बट सेकंड और थर्ड लोअर केस ओनली। दोबारा समझो, फर्स्ट जो लेटर है हमसे कहा जा रहा है चाहे लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, मैच करा दो। ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड लोअर केस का ही मैच कराना है। तो अब यहां से हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही इग्नोर कर देता है। अब बताओ फिर क्या करें, फर्स्ट वाला चाहे लोअर हो चाहे अपर हो मैच हो जाए, और तीन ही करेक्टर होने चाहिए, चार नहीं बनाने। तो अब यहाँ पर अपने ऑप्शन बढ़ाओ, अभी कितने ऑप्शन है, 26, अब हो गए 52। बीच में कॉमा नहीं लगाना है, 53 हो जाएंगे, नहीं तो स्पेस नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है। अब इसका मतलब GUI तो मैच हो गया होगा, बट VAN ये मैच नहीं हुआ हो। ROS मैच हो गया हो, GUI मैच हो गया, ROS हो गया, VAN मैच नहीं। ठीक, अब
एक आता है हमारे पास प्लस। प्लस सिंबल का मतलब होता है वन और मोर अक्रेंस। इसका मतलब है ये पैटर्न उन करेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को मैच करेगा जो लोअर केस या अपर केस किसी से स्टार्ट होते हैं और उनके आगे लोअर केस के अल्फाबेट्स आते हैं। और लोअर केस के कितने अल्फाबेट्स आते हैं? कम से कम एक आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 3,7, तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 7। यहाँ पर प्लस कह रहा है कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आ सकते हैं। अब अगर मैं इसमें ढूंढूं तो कौन सा आएगा? एक तो ये आ जाएगा, एक, दो, तीन, सारे हमारे आ गए। स्मॉल भी लगा दो। एक होता है हमारा प्लस के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है जीरो और मोर अकरेंस। अगर कैपिटल लेटर के बाद कोई भी लोअर केस का लेटर नहीं भी आता है तो भी मैच हो जाएगा। अब बताओ इसमें, ये तो मैच होगा ही होगा, ये भी मैच होगा। वैन में क्या मैच होगा? अकेला वी। अकेले वी में ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन उसके आगे कितने लोअर केस के करेक्टर कम से कम होने चाहिए थे? ना भी हो तो भी चलेगा, मतलब जीरो, मतलब ना भी हो तो भी चलेगा। तो कैपिटल बी के बाद कितने लोअर केस के लेटर हैं? जीरो। मैच हो गया। तो फिर तो अकेला ए भी मैच होगा, अकेला एन भी मैच होगा। ठीक है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, उसके बाद जीरो से लेकर कितने भी लोअर केस के लेटर आ सकते हैं। अब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन दिए गए, जिन्हें हम मेटा करेक्टर्स कहते हैं। मेटा करेक्टर्स इन रेजेक्ट्स क्या है? हमने कहा देखो, अगर मैं आपसे कहूं इसका मीनिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये पैटर्न क्या मैच करेगा इस वाले टेक्स्ट में? सिंगल सिंगल डिजिट मैच करेगा। अब आपको इसको बनाने में कितनी की टाइप करनी पड़ी? एक, दो, तीन, चार, पांच। हमसे कहा जा रहा है इस काम को करने के लिए मेटा करेक्टर्स आते हैं। मेटा करेक्टर्स क्या है? बैकस्लैश डी। इसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन मेटा करेक्टर। तो बैकस्लैश डी एक मेटा करेक्टर है जिसका मीनिंग है डिजिट को मैच कर, आउटपुट सेम आएगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा? ये सेम है 0 to n। अब इसको बनाने में मुझे कितनी की टाइप करनी पड़ी? एक, दो। दो ही की से काम हो गया, पांच लिखनी पड़ रही थी, दो हो गई। तो जितने हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने सीखे हैं उनमें से कुछ के मेटा करेक्टर आते हैं। तो जब जब अगर वैसे बनाने पड़े तो उनकी जगह पर उनके मेटा करेक्टर को भी लिखा जा सकता है, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसे कर दूं
4। क्या मीनिंग है इसका फिर? 0 to 9, फिर 0 to 9, फिर 0 to 9, फिर 0 to 9। एक ही मिला ऐसा जहां लगातार 4 डिजिट हो। ठीक। अगर मैं कैपिटल डी लगा देता हूँ, तो कैपिटल डी का मतलब है एक्सेप्ट दीज करेक्टर्स। तो इस चीज को लिखूं या इस चीज को लिखूं, दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन ये सिंगल सिंगल करेक्टर है मेरा, सारे मैच हो गए यहां से लेकर यहां तक। सिर्फ कौन सा करेक्टर मैच नहीं हुआ होगा? जो डिजिट हमारा होगा, डिजिट के अलावा सारे मैच हो गए। अगर मैं आपको कहूँ एक फाइल में नॉन डिजिट करेक्टर्स कितने हैं, ये पता करके बताओ। पूरी फाइल को रीड कर लो, टेक्स्ट में आ गई पूरी फाइल। अब उस फाइल को उठाकर इस वाले कोड में पास कर दो। अब आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में क्या होगा? नॉन डिजिट करेक्टर्स ही होंगे। उस लिस्ट की लेंथ निकाल के प्रिंट करके बता दो। ठीक है? अब और देखो, बैकस्लैश एस। बैकस्लैश एस तीन चीजें मैच करता है, स्पेस, स्लैश टी और स्लैश एन। जहां जहां स्पेस, स्लैश टी, स्लैश एन आ गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, इतने स्पेसेस हैं। और ये न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, चार न्यू लाइन आपके। तो ये क्या मैच करता है? ये मैच करता है स्पेस, स्लैश टी, स्लैश एन। इन तीनों में से कोई भी मिल जाएगा तो उसको मैच करे। अब अगर मैं आपको ये ना बताऊं, आपको पैटर्न पर जो हम चल रहे हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ जाए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कैपिटल एस क्या मैच करेगा ये? एक्सेप्ट दिस। तो कैपिटल का मतलब है उसको छोड़कर, उसके अलावा, एक्सेप्ट दीज करेक्टर्स। ठीक है? तो फिर तो सारे मैच हो जाएंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे एक फाइल में कितने मीनिंगफुल करेक्टर्स हैं जिसमें स्पेस नहीं है, स्लैश टी ना हो, स्लैश एन ना हो, इसमें कोड पास करके हम पता कर सकते हैं। इस लिस्ट में सारे करेक्टर ऐसे होंगे जो स्लैश टी, स्लैश एन और स्पेस नहीं है। ठीक है? अब एक और है, स्लैश डब्ल्यू। स्लैश डब्ल्यू को हम एक नाम भी देते हैं, वर्ड करेक्टर्स। वर्ड करेक्टर्स में क्या क्या शामिल होता है? A to Z, लोअर केस, A to Z अपर केस, 0 to 9 डिजिट, एंड अंडरस्कोर। कितने करेक्टर्स हो गए टोटल? 26, 26, 52 और 10, ये हो गए 62। और एक अंडरस्कोर हो गया, 63 करेक्टर्स को मैच करेगा। लेकिन आपने सिंगल करेक्टर के लिए बताया है, तो सिंगल सिंगल करेक्टर मैच होगा, लेकिन वो कौन होगा? इन 63 में से कोई भी होगा, वो मैच हो जाएगा। अब ये सारे क्या है? वर्ड करेक्टर्स। अब इसी में अगर मैं फिर से आगे बढ़ा दूं, चलो सर यहाँ तक अब हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा हमारा और समझ में आएगा। सर वो फाइल से सारे मोबाइल नंबर निकाल के एक दूसरी फाइल में सेव करके सिखा दो। तो फाइल को पढ़ते हैं। तो मैंने फाइल को ओपन करा, कल ही सिखाया है फाइल पढ़ना। एफ ड्राइव के अंदर फाइल है जिसका नाम है data.txt। इस फाइल का सारा टेक्स्ट मैंने रीड कर लिया, और ये हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पर हमने कर दिया फाइल डॉट क्लोज। अब इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते
सब प्रिंट करने में इंटरेस्टेड हम नहीं थे, हमें तो हमारा काम की जो इन्फॉर्मेशन वो लाकर। अब क्या करेंगे, आर ई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल में कहाँ ढूंढना है, इस वाले टेक्स्ट में ढूंढना है। क्या ढूंढना है आप बताओ। लिस्ट ऑफ ऑल मैचेस मुझे मिल जाएगी, बस ये बता दो। ये बता दोगे तो मतलब अब तक का जो है वो लगभग समझ में आ गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर का पैटर्न बताओ क्या होगा। स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 9, करली ब्रैकेट, फिर 10। अच्छा, अगर कोई संख्या 10 डिजिट में लिखी है और वो शुरू हो रही है 2 से, तो मैच होगी नहीं होगी इसमें? हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि मोबाइल नंबर 2 से शुरू नहीं हो सकता। तो ये बताओ मोबाइल नंबर की फर्स्ट डिजिट जनरली, हम जनरल बात करते हैं, क्या हो सकती है? 6 to 9, 6 भी तो हो रही है, 6 to 9। तो पहला पोजीशन पर तो यही होना चाहिए बस। आगे के जो 9 कैरेक्टर्स हैं वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। टोटल 10 होगा इस तरह से। अब मुझे जो लिस्ट मिली, सर चेक करें, मैंने कहा करते हैं। और एक काम करते हैं, लूप लगा कर बढ़िया से प्रिंट करते हैं। फॉर मोबाइल नंबर इन लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर्स। कहाँ पर क्या गलत हुआ चेक। सारे मोबाइल नंबर निकल गए, नीट एंड क्लीन। अब सर एक काम और करो, अगर इसमें मैं डेटा ऐड कर दूं, अभी इसमें कितने मोबाइल नंबर आए, अगर मुझे ये पता करना हो तो कैसे पता करोगे? काउंट 0 कर दो, लेन ऑफ लिस्ट निकाल दो, उससे भी तो आ ही जाएगा। 77 आए हैं। अब मान लो मैं इसमें कुछ डेटा ऐड कर दूं, मैंने इसमें 200 लोगों का डेटा और ऐड कर दिया मान लीजिए। फिर से कुछ ऐड कर दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया। मुझे नहीं पता इसमें कितना डेटा हो गया, क्या क्या हो। अब बस मैं चाहता हूँ ये सारा डेटा मुझे मोबाइल नंबर निकाल कर दे दो। इस फाइल को दोबारा रीड करेंगे क्योंकि डेट अपडेट हुआ है हमारा। देखते हैं इस बार कितने आ गए। 336 मोबाइल नंबर आ गए। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में सारा काम हो। अब इस काम को अगर मैं आपसे कहूँ मैनुअल करो, बहुत टाइम लगा दोगे आप, और गलती बहुत करोगे। अब और देखो अभी, सर इनको ऐसे नहीं, किसी ने हमसे मांगा है, हम उसको फाइल में रख कर देंगे आउटपुट कि ये फाइल ले जाओ हमसे, इसमें आपके एक्सट्रैक्टेड मोबाइल नंबर्स रखे हुए हैं। अब सोचो, कल ही से खाया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फाइल में मुझे इन सबको राइट भी करना है, फाइल ओपन करी, मान लो ये कर दिया मोबाइल डॉट टी एक्स टी, राइट करना है। प्रिंट करा रहे हो करा लो, प्रिंट नहीं कराना सर। एक काम करो, फाइल पर क्या कर दो, राइट कर दो इस मोबाइल नंबर को। लेकिन जब हम राइट करेंगे तो कोई इशू तो नहीं आएगा? हमने कहा एक आएगा। क्या? बाई डिफॉल्ट राइट अपनी तरफ से कुछ न्यू लाइन तो ऐड करेगा नहीं। तो फाइल में सारे मोबाइल नंबर एक के आगे एक लिख जाएंगे। तो आप तो अपनी जगह सही हो, लेकिन जो इसका आउटपुट देखने वाला होगा उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोग्राम सही है, सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि हर बार राइट मेथड
अगली राइट को जब लिखेगा तो पहले के आगे लिख देगा। तो हम क्या करेंगे, खुद से राइट कर कर आएंगे। हो गया, हमने कहा ये रिजल्ट फाइल है, ये एक्चुअल फाइल है, इसमें से ये निकाल के दे दिया हम। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड लगा सर। अब 1 सेकंड में तो एक बार जाके इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करोगे और आके कंट्रोल वी करोगे, इतने में तो पूरा काम हो गया। अब सोच कर देखो कि मैं तो इससे बिजनेस कर सकता हूँ, मैंने ये कोड बना कर रख लिया। अब कई सारे लोगों को ऐसी फाइलें हैं उनके पास, और उनमें लाखों में मोबाइल नंबर छुपे हुए हैं। अब उनको मोबाइल नंबर निकलवाने हैं, तो मैं उनसे क्या बोलूंगा, लाओ मुझे दे दो, मुझसे फाइल ले जाना, मैं आपको निकाल कर दे दूंगा, जो चार्ज करो वो चार्ज कर देना उससे। इस तरह के काम बहुत होते हैं ऑफिसों में। जब डेटा कलेक्ट करते हैं लोग तो बहुत काम होते हैं इस तरह के। अब अगर मैं आपसे कहूँ सर ईमेल आईडी और निकाल दो, इस वाले फाइल से सबकी ईमेल आईडी और निकाल दो, ये देखो ये कॉपी पेस्ट ने कहा। सोचो, ईमेल आईडी निकालने के लिए सब कुछ यही, सिर्फ इसका नाम मैं ईमेल कर देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना होगा, पैटर्न। बताओ ईमेल आईडी का पैटर्न क्या होता है, सोचो। तो देखो सबसे पहले तो ऐड तो होगा ही होगा उसमें, बिना ऐड के तो ईमेल आईडी हो ही नहीं सकती। अब ये सोचो ऐड के पहले क्या हो सकता है और कितना हो सकता है, और ऐड के बाद क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। ऐड से पहले अल्फाबेट हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं। कितनी कितनी हो सकती हैं? एस्ट्रिक से पहले, ऐड से पहले लोअर केस अपर केस भी हो सकता है। लोअर अपर कुछ भी हो सकता है, ईमेल आईडी तो अपर लोअर सब में चलती है। तो एक काम करो, ईमेल आईडी लोअर अपर सब में चलती है तो तीसरा आर्गुमेंट कर दो ना, RE.I लोअर अपर सब चल जाएगा, सब मैच हो जाएगा। ठीक है। अब इसके पहले क्या क्या हो सकता है, हमने कहा इसके पहले हो सकता है A to Z, तो सर 0 to 9 भी हो सकता है, A to Z भी हो सकता है, 0 to 9 भी हो सकता है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है। अंडरस्कोर भी लगा सकता है, लगाने को तो बंदा डॉट भी लगा सकता है। और क्या लगा सकता है, डॉलर भी लगा सकता है। डॉलर आ सकता है ईमेल आईडी में, नहीं स्टार्टिंग में ऐड से पहले। चलो हमने दे दिया। अब ये बताओ, अल्फाबेट, डिजिट, डॉट, डॉलर, अंडरस्कोर, स्पेस तो नहीं आ सकता, /T/N नहीं आ सकता। अब ये कितने आ सकते हैं ऐड के पहले? मिनिमम मैक्सिमम बताओ, मिनिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं ऐड से पहले? ऐड से पहले मिनिमम एक करेक्टर चाहिए, कम से कम एक करेक्टर चाहिए। अब वो एक करेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं? 10, 20, 50, 60, 100, कोई लिमिट थोड़ी है। अब मुझे बताओ, इन सब का 1 to N अगर मुझे करेंसीज को मैच कराना हो तो यहाँ पर कौन सा सिंबल मुझे यूज करना चाहिए? प्लस। प्लस सिंबल का काम क्या है, 1 to N अकरेंसीज मैच करना, 1 to more, जितने चाहे उतने, मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने भी। अब इस वाले पार्ट पर आ जाओ। ऐड के बाद डिजिट तो नहीं आती, अल्फाबेट ही आते हैं बस। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने अल्फाबेट लिख दिया। अब अल्फाबेट कितने आ सकते हैं? जीमेल, GMAIL, क्यों याहू नहीं है? याहू भी तो है। हॉटमेल, hotmail.com। ठीक है। तो एक डॉट लगा दो और एक A to Z और लगा दो, और इसमें याहू, जीमेल, मतलब हॉटमेल, कम से कम 3 तो होंगे ही।
और ज्यादा से कितने आ सकते हैं? YAHOO, याहू, 5। चलो हमने छः छः लगा दिए। प्लस लगाओगे तो फिर 1 to N हो सकते हैं, वो भी लगा सकते हो, जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। प्लस लगा सकते हो बिल्कुल, मतलब कितने भी हो सकते हैं फिर तो ये। ठीक है। डॉट, अब डॉट के बाद फिर तो आप इसको भी प्लस लगा दो, डॉट के आगे कितने भी हो सकते हैं। अभी हमने ये सोचा है, पता नहीं सही है गलत है क्या है, हम और आप लोग जो डिस्कस कर पा रहे हैं उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। वेरिएबल का नाम ईमेल रख दिया, नाम में कुछ नहीं है, मोबाइल भी होता तो भी चल जाता। एक बार चेक कर लेते हैं। 340 ईमेल निकली है। लगभग सारी आ गई निकल कर। अब ये हमें सोचना पड़ेगा, ये 336 है, ये 340 है। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट ने अपनी 2 ईमेल आईडी ले रखी है, हो सकता है। मतलब हमें अब ये नहीं पता क्या था, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि हाँ, हमारा जो हमारा थॉट प्रोसेस था वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, हम ईमेल आईडी निकाल पा रहे हैं। अब हमें दे दो डेटा कहीं से भी लाकर, कुछ भी जो कहोगे निकाल कर दे देंगे उसमें से। अब कॉपी पेस्ट करके आंखों से कंट्रोल C कंट्रोल V करने की जरूरत नहीं, मेरे प्रोग्राम की आंखें आ गई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर रहे होते हैं। डेटा एनालिटिक्स में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में, दोनों जगह यही कोड बहुत यूज होता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे जेंगो पर, तो आप उसमें ईमेल वैलिडेशन लगाओगे। ईमेल वैलिडेशन यही होता है कि आपने यूजर से ईमेल मांगी, अगर वो इस पर नहीं है तो यूजर से कह दो इनवैलिड ईमेल आईडी। इनवैलिड का मतलब हमने ये चेक नहीं करा है कि जीमेल पे है या नहीं, हम फॉर्मेट से बता रहे हैं कि ये होगी नहीं, क्योंकि फॉर्मेट ही गलत है आप। ठीक है। अब एक टेस्ट करते हैं, इस वाले कोड को टेस्ट करते हैं। मैं जानबूझकर अपने डेटा के लास्ट में एक ईमेल आईडी लिखने की कोशिश करता हूँ जो कि गलत लिख रहे हैं हम। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने डेटा के लास्ट में लिख दिया A, फिर उसके बाद 1@gmail। मैंने .com लगाई ही नहीं, गलत ईमेल आईडी है। जल्दीबाजी में जिसने टाइप करी .com लगाना भूल गया होगा। अब देखते हैं इसको फैच करेगा कि नहीं। और एक काम और करते हैं, इसी में एक और लिख देते हैं, A@gmail.com। ये तो सही है। अब ये दो आनी चाहिए, 341 होनी चाहिए, एक बढ़नी चाहिए, एक तो गलत है। दोनों निकाल दिए इसने। देखो हमारा कोड कहाँ फेल हुआ। ये देखो फेल हो रहा है हमारा कोड, जीमेल और उसके आगे .com नहीं है, फिर भी उठा रहा है। अब अपने कोड में जाके इसको करेक्ट करो, कहाँ पर गलती हुई कि ये। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ, 1.25 घंटे पहले हमने कुछ पढ़ा था। 1.25 घंटे पहले 4 बजे हमने पढ़ा था डॉट का मतलब क्या होता है।
आप डॉट को डॉट मान रहे हो या डॉट का मीनिंग एनी करेक्टर होता है वो मान रहे हो? अब देखो यहाँ पर आप कहाँ फंस गए। आपको कुछ ऐसा मैच करना है जो ऑलरेडी एक सिंबल है रेगुलर एक्सप्रेशन में और उसका एक मीनिंग होता है, लेकिन मैं वो नहीं, मैं उसको एज इट इज मैच करना चाहता हूँ। यानी कि यहाँ पर ये डॉट को डॉट नहीं मान रहा है, ये डॉट को क्या मान रहा है, एनी करेक्टर मान रहा है। तो वो डॉट है नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, कह रहा है कोई भी करेक्टर हो। तो अब मैं अगर डॉट को डॉट कंसीडर करना चाहता हूँ सर, यहाँ तो डॉट को डॉट माना गया क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो इसको भी किसको लिख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब ये डॉट एनी करेक्टर नहीं माना जाएगा, अब ये क्या माना जाएगा, डॉट एज इट इज मैच हमारा हो जाएगा। अब सर दोबारा करना है इस काम को, कहाँ पर अब कुछ गड़बड़ और हो सकती है, तो जो होगी सही करेंगे, पहले जो सही है वो तो लिखें। तो चला के देखो, ठीक है। एक और तरीका है, अगर आप किसी भी सिंबल को जिसका एक मीनिंग होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में, अगर वही सिंबल को एज इट इज मैच कराना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा आप डॉट और डॉट के पहले एक बैक स्लैश और लगा सकते हैं। याद करो पहली क्लास पाइथन की साइड स्टार्टिंग की क्लासेस, स्लैश टी स्लैश एन का मीनिंग होता था, अगर उनका मीनिंग खत्म करना हो तो एक प्रीफिक्स मार लगाते थे या उनके पहले एक बैक स्लैश और लगाते थे, तो शायद ये वाला भी यहाँ पर काम कर जाएगा। 341 और इससे भी सही चल। जब भी आपको किसी सिंबल को मैच करना है जिसका मीनिंग ऑलरेडी रेगुलर एक्सप्रेशन में एक होता है, तो उसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे या फिर बैक स्लैश के साथ उसको लिखोगे। तो रेजेक्स की पावर समझ में आ गई होगी, कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। आप कुछ लिखकर बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। अब जो कुछ लिखना है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑलमोस्ट जो सिंबल्स हैं वो लगभग मैंने कवर करा दिए हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी आपकी रह गई है। प्रैक्टिस और करेंगे कि ऐसा सिनेरियो है कि वैसा सिनेरियो है, ये दो सबसे सही सिनेरियो थे अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। चलो फिलहाल आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, कल और प्रैक्टिस कराएंगे इसके ऊपर। अभी हमने सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा है, फाइंड ऑल। अभी इसमें इस तरह के 6-7 और भी ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं।